हेलो आईटीपियंस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज़, इस वाली वीडियो पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आईटेप का सिलेबस है उसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है, फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन और ये सेकंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया। सो इस सब्जेक्ट में हम इसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू द नॉलेज ऑफ इंडिया, और इसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमें, एक डेफिनेशन एंड स्कोप रेलिवेंस ऑफ दिस नॉलेज, ठीक है, और इसके बाद नीड टू रिविजिट आवर एंशियंट नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर, कि क्या ज़रूरत है कि हमें रिविज़िट करना चाहिए एंशियंट नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर को, ठीक है। इसके भी रीजंस हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो ये फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, उससे स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। आईकेएस का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। सो इसमें सबसे पहली बात तो हमारे पूरे इंडिया में जो है वो कॉमन कल्चर है, कॉमन कल्चर है, लिटरेरी है, सोशल प्रैक्टिस, सब कुछ कॉमन है। इसलिए जो चाणक्य जी और पाणिनि जी हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरे इंडियंस जो भी हैं वो एक अंडर सिंगल अम्ब्रेला हैं, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर है, हमारा कॉमन कल्चर है, लिटरेरी है, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। सो नॉलेज के लिए सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो जो नॉलेज है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से गेंड होता है, ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है कि वो ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस से हमें गेन होता है। ऑब्जर्व करते हैं हम जो चीज़ें, उससे हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम गेन होता है, अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है, पता चलता है उससे, ठीक है। इसके पहले तो क्या लिखा था, पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं उससे जो नॉलेज गेन होता है, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ये दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, एक ये स्ट्रक्चर्ड स्कीम है, नॉलेज को गेन करने का एक स्ट्रक्चर्ड स्कीम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम एक ऐसी वास्ट और इंट्रिकेट बॉडी है जो कि नॉलेज से इवॉल्व है, और वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स के सारे नॉलेज को इवॉल्व करके रखी हुई है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर फिलासफी, साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल साइंस सब कुछ आ जाता है। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे इसमें फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में वेदास, उपनिषद्स, पुराण्स और वेरियस स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी लाइक वेदांता, संख्या, योगा, ये सब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ़िलॉसफ़ी और रिलीजन के बारे में जानते हैं। तो ये एक ऐसे इंटरट्विन्ड डिसिप्लिन्स हैं जो कि बोथ सीकिंग टू द सो एज वी नो कि जो फिलॉसफी है वो हमेशा रीजंस और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होती है। फिलॉसफी ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ पे बेस्ड होगी, मतलब वो एक रीज़न पे ही होता है, उस चीज़ का रीज़न होना चाहिए, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो होती है फिलॉसफी। उसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन जो होता है वो फेथ पे रहता है, रिचुअल्स, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रिलीजन इन सब पे इन्वॉल्व रहता है। मतलब रिलीजन में फेथ आ जाता है, रिचुअल्स आ जाते हैं, जो अलग अलग सेरेमनीज़ होती हैं, ये सब आ जाता है, और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से रहता है रिलीजन, ठीक है। इसके अलावा देखिए गाइस, ये ना जो चीज़ें हैं ये इंडियन फ़िलासफ़ी का जो स्कूल है, इंडियन फ़िलासफ़ी में स्कूल्स होते हैं, मेजर स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी होते हैं ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। सो इसमें जो है, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट पे लिख के रखा हुआ है, आप मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पे लिखा हुआ है, लाइक इसमें अगर आपको बहुत सिर्फ एकदम सिंपल शॉर्ट में चाहिए तो आप इससे पढ़ सकते हो। बाकी मैंने जो ये सेकंड सेम के नोट्स में मैंने अच्छे से पढ़ा था इस चीज़ को, तब मैंने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे दो टाइप के स्कूल होते हैं, एक हेटेरोडॉक्स और एक ऑर्थोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स स्कूल होता है वो नास्तिक स्कूल होता है, वो लोग भगवान को नहीं मानते, ठीक है। ये नहीं है स्कूल वाला स्कूल नहीं है, ये इंडियन फिलॉसफी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनको स्कूल पे डिवाइड किया गया है, हेटेरोडॉक्स स्कूल और ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ठीक है। नास्तिक स्कूल होता है हेटेरोडॉक्स स्कूल, और ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो होता है वो आस्तिक होता है, ठीक है। इसमें नास्तिक वाले में ये कहता है कि हमें बिलीव नहीं करना चाहिए वैदिक अथॉरिटी पे, मतलब ये लोग बिलीव ही नहीं करते वैदिक अथॉरिटी पे, ठीक है, वेदास वगैरह इन सब पे बिलीव नहीं करते। और जो ऑर्थोडॉक्स हैं ये वैदिक अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं, ये वैदिक अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, और ठीक है। सो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में और भी अच्छी चीज़ें आती हैं, इसमें मैंने चार लिखे हुए हैं, वैसे 6 स्कूल्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स 6 स्कूल्स होते हैं, संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा। जो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं ना, उन्होंने थ्योरी ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट करके रखा रहता है, रिबर्थ, मतलब रिबर्थ और कर्मा को ये लोग मानते हैं, ठीक है। रिबर्थ यानी पूर्व जन्म होता है, कर्मा तो आप लोग जानते होंगे, तो इन सब चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। और ये मोक्ष को भी मानते हैं, आइडियल ऑफ मोक्ष भी है, ठीक है। और मोक्ष और लिबरेशन, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है और लिबरेशन जो ये सब होता है, ये सब हाईएस्ट गोल माना जाता है, ठीक है। एक ह्यूमन के स्ट्रगल में सबसे हाईएस्ट गोल होता है कि वो एक अपना मोक्ष प्राप्त कर सके, लिबरेशन यानी निर्वाणा प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें वैशेषिका, सो हमारे जो 6 स्कूल्स हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। पहला है वैशेषिका। सो वैशेषिका ने कहा था, इन लोगों ने सब चीज़ को कैटेगराइज कर दिया था, 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया था, लाइक सब्सटेंस में आ जाते हैं अर्थ, वाटर, एयर, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लाइक कलर, टेस्ट, ये सब क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। फिर एक्शन पे डिवाइड किया था, एक्शन में मूविंग, थिंकिंग, ये सब आ जाता है। और जनरल थिंग्स लाई थी। इसके बाद द वे दे स्टिक टुगेदर, वो किस तरीके से स्टिक करते हैं एक दूसरे पे। और नॉन एग्जिस्टेंस,
यूनिक थिंग्स जो नॉन एग्जिस्टेंस होता है और जो यूनिक थिंग्स होती है, इन सब के बारे में, ठीक है। इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया था 7 कैटेगरीज में। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट है वैशेषिका के मेजर थिंकर कौन थे। जो मेन पर्सन थे, मेजर थिंकर जो थे, वो महर्षि कणाद जी थे, ठीक है। उन्होंने ही आइडिया दिया कि जो पूरा सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सब कुछ एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो एटम, उनसे बना हुआ है सब कुछ। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो एटम्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू वैशेषिका ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम, ये तो पता है। इसके बाद दीज एटम्स आर इटर्नल एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो आपको पता होगा कि एटम्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने 9 काइंड के सब्सटेंस दिए थे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस, सोल एंड माइंड, ठीक है। ये 7 सब्सटेंस थे। उन्होंने बोला था कि ये 9 काइंड के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद रिलेशन विद न्याय, जो इसका सेकंड स्कूल है न्याय, उससे क्या रिलेशन है। तो वैशेषिका और न्याय जो है वो दो साइड्स हैं एक ही कॉइन के, सेम कॉइन के दो साइड्स हैं। वैशेषिका इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो थिंग्स है वो बनी किससे, ठीक है, व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ। और जो न्याय है, न्याय फोकस करता है हाउ वी नो थिंग्स, कि वो गलत है सही है, लॉजिकली उसके बारे में सोचना। जो न्याय होता है वो होता है कि हमें ये जो हम चीज़ जान रहे हैं वो करेक्ट जान रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमें प्रॉब्लम्स को इसमें लॉजिकली सॉल्व करना रहता है। इसके जो मेजर थिंकर है वो महर्षि गौतम जी हैं। उन्होंने न्याय सूत्रास लिखे हुए थे और उन्होंने कहा था कि न्याय को एक्सप्लेन करने के लिए 4 वेज हैं। नॉलेज को गेन करो, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व करो, लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, कंपैरिजन करो, हियरिंग फ्रॉम रिलेबल सोर्स, सारी चीज़ें लगाओ, ठीक है। इसके अलावा जो मेन 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं न्याय के। पहला तो है स्टार्टिंग व्हाट यू वांट टू प्रूव, जो भी आपको प्रूव करना है उसको स्टार्ट करो, ठीक है। अब फिर सेकंड चीज़ है गिविंग द रीज़न, इसमें एक कोई रीज़न दो अपना और फिर उसमें एग्जाम्पल दो, गिविंग एन एग्जाम्पल। फिर अप्लाइंग द रीज़न टू द एग्जाम्पल, जो रीज़न आपने बनाया था ना उसको उस एग्जाम्पल में लगाओ, तभी तो जाके आपको पता चलेगा ना, जो मतलब जो भी आपने रीज़न दिया, फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल बनाओ। फिर उस एग्जाम्पल में जो आपने रीज़न बनाया था उसको लगा के देखो कि वो फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं भी कर रहा है कर रहा है, इन सबसे आप एक कंक्लूजन फिक्स करो कि उसका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। और वैशेषिका से यही रिलेशन है कि ये लॉजिक एंड रीजनिंग में फोकस करता है न्याय, और वैशेषिका फोकस करता है व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, ठीक है। इसके बाद है संख्या। संख्या जो होती है वो ओल्डेस्ट फिलोसफी है, और इन्होंने 2 मेन एलिमेंट्स में इसको तोड़ दिया संख्या को, पुरुषा और प्राकृति, ये 2 मेन एलिमेंट्स में इन्होंने तोड़ दिया। और ये जो थ्योरी है ये प्रोवाइड करती है एक मटेरियलिस्टिक ऑन्टोलॉजी प्रोवाइड करती है न्याय और वैशेषिका के लिए, और इसके लिए बहुत कम ओरिजिनल लिटरेचर लिखा गया था। और इसके जो फाउंडर है वो कपिल मुनि है। कपिल मुनि जो है वो इसके फाउंडर हैं। और जो संख्या भी है वो भी इस चीज़ को कहता है कि हमें सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, जो कि लिबरेशन को लीड करता है, ठीक है, लीड टू लिबरेशन, और ये भी कह सकते हैं अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने 25 प्रिंसिपल्स दिए थे, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे, 25 प्रिंसिपल्स दिए थे। और इसमें जो प्राकृति और पुरुषा है, इसमें मेन चीज़ ये पूछ लेता है, जैसे प्राकृति को नेचर बोलते हैं, प्राकृति क्या है, नेचर है, और पुरुषा क्या है, स्पिरिट है, स्पिरिट यानी आत्मा, ठीक है। सो प्रकृति जो है एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसमें 3 मेन एलिमेंट्स हैं, या फिर गुणास कह सकते हैं, इन्होंने 3 गुणास बताए थे, सत्वा, राजस, तमस, ये 3 गुणास बताए थे, ठीक है। और ये मैंने ऐसे याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी कि सत्ता खेल रहे हो राजा तुम, ऐसे करके, जिससे मुझे ये तीनों चीज़ें याद रहे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी याद करो। और उसके बाद है पुरुषा इज़ इमटेरियल, जो पुरुषा है ना, पुरुषा जिसको स्पिरिट कहते हैं, वो इमटेरियल होती है, और प्रकृति जो होती है मटेरियलिस्टिक होती है। प्रकृति में जो चीज़ें होती है वो मटेरियलिस्टिक होती है ना, नेचर है वो। फिर योगा, योगा तो आपको पता होगा एक प्रैक्टिकल पाथ है जिससे हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, हम अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल कर सकें। और योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज यू नो, और इनके मेजर थिंकर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पतंजलि हैं इनके मेजर थिंकर। और इन्होंने बहुत सारे योगा सूत्रास दिए हुए थे। और योगा बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए। योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे से करने के लिए। अगर हमें मेंटल हेल्थ अच्छी चाहिए तो हमें योगा करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इससे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होती हैं। फिर वह पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा में जो है, मीमांसा का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम बाय रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। हम एग्जामिनेशन लेके किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, उसे बोलते हैं मीमांसा, ठीक है। मीमांसा जो है उनके फाउंडर है जैमिनी जी, और ये रियलिटी ऑफ सोल को मानते थे कि सोल होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं होता है, कोई सुप्रीम सोल और गॉड नहीं होता जो कि इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सुप्रीम सोल है, एक सोल है, मतलब ऐसा इतना स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा इनका मतलब मानते नहीं थे। ये नहीं मानते थे कि कोई एक गॉड है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है जैसे कि सब लोग मानते हैं ना, वो ऐसा नहीं मानते थे। और लॉ ऑफ कर्मा इज ऑटोनॉमस नेचुरल एंड मोरल लॉ दैट रूल्स द वर्ल्ड। हाँ, लॉ ऑफ कर्मा को ये लोग मानते थे, लॉ ऑफ कर्मा को ये लोग मानते थे, ठीक है। इसके अलावा
हाँ, वर्ल्ड जो है ना वो ऐसा का ऐसा ही है, इसके पास कोई बिगिनिंग और ख़त्म नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब इसकी बिगिनिंग है, ख़त्म कुछ नहीं है ऐसा। वर्ल्ड जो है वो ऐसा का ऐसा ही है। इसके बाद है वेदांता। वेदांता को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और ये लेटर पार्ट ऑफ वेदास पे फोकस करता है और मतलब मेन उपनिषद, लेटर पार्ट ऑफ वेदास यानी उपनिषद पे फोकस करता है, डीप क्वेश्चंस पे फोकस करता है और नेचर ऑफ रियलिटी और सेल्फ के लिए पूरा इसका वेदांता का थ्योरी है, ठीक है। इसमें जो थ्योरी, जो वेदांता की थ्योरी है ना, इसके 3 ब्रांचेस है, ये मेन ब्रांचेस हैं। इससे आपको एमसीक्यू पूछ सकता है कि जैसे द्वैता है वो किसकी ब्रांच है, किसने दी है, ये सब, ठीक है। तो इसमें ना मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आई थिंक आपके लिए शायद इजी रहे, मैंने उस टाइम बनाई थी। तो ये अद्वैता जो है ना उनको शंकराचार्य जी ने दिया था। तो मैंने ऐसे, जैसे अद्वानी, कियारा अडवाणी है, सो उसका हस्बैंड सिद्धार्थ है, दैट्स वाई अद्वैता से अद्वानी और शंकराचार्य एस से सिद्धार्थ, मैंने ऐसे याद किया था। फिर है विशिष्ट द्वैता ऑफ रामानुजाचार्य, सो विशिष्ट देवता जो हैं वो राम भगवान जी है, ऐसे मैंने याद किया था। और द्वैता ऑफ माधवाचार्य, हम अपने लिए देवता किसको मानते हैं, माँ को मानते हैं, दैट्स वाई मैंने द्वैता करके देवता माँ को कर लिया था। और विशिष्ट देवता राम जी को, और अद्वानी जी को, अद्वानी जी का हस्बैंड अद्वानी, कियारा अडवाणी का हस्बैंड सिद्धार्थ, दैट्स वाई मैंने ऐसा इसको ट्रिक बना के याद किया था, जिससे मैं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे तो नाम याद रहता है लेकिन इधर उधर हो जाता है, द्वैता का इधर, शंकराचार्य इधर उधर नहीं होना चाहिए ना, दैट्स वाई मैंने ऐसा याद किया था। और ये लोग ब्राह्मण और आत्मन पे विश्वास करते थे, इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास करते थे। और ये भी, इनका भी मेन गोल क्या होता था कि इन्हें लिबरेशन, मोक्ष चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत जगह ऐसा होता है कि लिबरेशन को मोक्ष कह देते हैं और अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन भी मोक्ष ही होता है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति। सो ये सब कुछ होता है। और ये सब चीज़ किस वजह से होता है, जब हम नॉलेज गेन करते हैं तब जाके हमें लिबरेशन या फिर मोक्ष या फिर अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट देखें अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम में, तो ओल्डेस्ट एंड सेक्योर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हाइमन्स रिचुअल्स, फिलोसफिकल टीचिंग, वेदास के बारे में, अभी हम वेदास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नीचे। फिर उपनिषद्स, ठीक है, नेचर ऑफ रियलिटी एंड सेल्फ पे डिपेंड करती है, पूरा एक्सप्लोर, इनके टेक्स्ट जो है ना नेचर ऑफ रियलिटी और सेल्फ पे ही डिपेंडेड है। डिपेंडेंट कहें कि वही चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, डिपेंडेंट एक गलत वर्ड हो जाएगा, उसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। भगवद गीता को तो आप जानते होंगे, पुराणास जानते होंगे, और पुराणास में मिथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, गॉड एंड हीरोज़ को मानते हैं, ठीक है। सो द 4 वेदास, सो हम वेदास पढ़ते हैं, अगर वेदास पढ़ें तो हम मेन चीज़ है इसमें, वेदा को हम त्रैविद्या कहते हैं, त्रैविद्या कहते हैं। इसमें पहले तो त्रैविद्या इसलिए कहते थे क्योंकि 3 ही वेदास को मानते थे, अथर्ववेद तो बाद में आया, ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में आया, पहले 3 वेद को ही मानते थे। और वास्ट नॉलेज सिस्टमेटिकली व्यास जी ने ही, थैंक्स टू व्यास लिखा हुआ है, इसका मतलब व्यास जी ने ही ऑर्गेनाइज किया था ये पूरे वास्ट नॉलेज सिस्टमेटिकली, इसको करेक्ट किया था, ठीक है, पूरे सोसाइटी के लिए। और जो 4 वेदास हैं, आई थिंक इसको नॉलेज का श्रोता कुछ ऐसा मानते हैं ना कि वेदास जो है ना वो नॉलेज के लिए ही रहते हैं, नॉलेज मिलता है वेदास से, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग 4 वेदास पढ़ते हैं, दैट्स फर्स्ट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट अमंग ऑल 4, मतलब सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा बड़ा, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। चारों में से यही है सबसे ज़्यादा बिगेस्ट। और इसमें क्लासिकल संस्कृत पोएट्री लिखी हुई है, इसमें इंडियन लिटरेचर, स्पिरिचुअल कल्चर के बारे में समझाया गया है। और इसमें मंत्रास हैं, मंत्रास जो कि क्रिएटिव थिंकिंग प्रोवाइड करते हैं और हमारे सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को समझाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को समझाते हैं। इसमें बहुत सारी क्रिएटिव थिंकिंग लिखी हुई है ऋग्वेद में, ठीक है। और लॉफ्टी एंड इंटरेस्टिंग सेट ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है। इसके अलावा हम यजुर्वेद देखते हैं। सो यजुर्वेद में याजना है। सो आप लोग एज यू नो याजना क्या होता है, याजना वो होता है जैसे हिंदूज़ में जो रिचुअल्स होते हैं, लाइक कभी भी यज्ञ वगैरह होता है ना कि सामने मतलब इसके सेक्रेड फायर, यानी वही आग जला के जो सामने बैठ के कुछ भी मंत्रास या फिर कोई भी रिचुअल होता है, सुंदरकांड वगैरह होता है ना, उन सब में जो भी आग वाग जला के जो भी मंत्रास पढ़े जाते हैं ना, उससे बोलते हैं याजना, ठीक है। और इसमें इस जो यजुर्वेद है इसमें याजना पे फोकस किया गया। ये याद करना ईजी है क्योंकि आप यजुर्वेद या से स्टार्ट होता है, तो या से आप कर सकते हो याजना। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यज्ञ, वही ऑफ मतलब यही वाली जो चीज़ें हैं, फायर के सामने जो भी चीज़ें होती हैं वो। और बहुत सारे टॉपिक्स पे याजना इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो मेजर ब्रांचेस है, 2 मेजर ब्रांचेस हैं, एक कृष्णा है और एक शुक्ला है। तो कृष्णा जो ब्लैक और शुक्ला वाइट, और जो कृष्णा है वो बहुत एंशियंट है, बहुत पहले से था, और शुक्ला जो है वो बाद में है, ठीक है। इन्होंने 2 मेन ब्रांचेस बनाई थी। इसके बाद सामवेद। सामवेद जो है ना मीन्स टू प्लीज़, पैसिफाई और सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करना, प्लीज़ करना, पैसिफाई करना, ठीक है, ये सामवेद पे आ जाता है। सामवेद की जो 3 मेन ब्रांचेस थी वो थी कौथुमा, रानायानिया और जैमिनिया, ठीक है। और इसमें इन्होंने ऋग्वेद मंत्रास को सिंगिंग करना ये सब सिखाया गया था, ठीक है। और दीज आर रेफर्ड इन पुराणास, ये पुराणास में भी है।
और एक चीज़ है कि जितने भी वेदास हैं ये मतलब इनमें मंत्रास हैं, ठीक है, मंत्रास हैं, बहुत सारे मंत्रास, ठीक है। और अथर्ववेद मानते हैं, तो अथर्ववेद बीइंग वेलनेस एंड नो फॉल्सूड और मूवमेंट, ठीक है। अथर्ववेद आई थिंक दवाइयों के लिए भी माना जाता है। और 3 सेट्स ऑफ वेदास में बाद में ही ये ऐड हुआ है। उसके बाद है, और ये इसमें प्रीस्ट को माना जाता है। प्रीस्ट मतलब यही होता है कि जो भी ब्राह्मण होते थे, जो कि कोऑर्डिनेशन करते थे या मॉनिटर करते थे वैदिक रिचुअल को, वैदिक रिचुअल करवाते थे, ठीक है, वो। उसके बाद ब्राह्मण की परमिशन जो होती थी याजना में रिक्वायर्ड होती थी। जो वो ब्राह्मण थे ना, उनकी परमिशन रिक्वायर्ड होती थी, तभी जाके आप याजना, यानी वो भी यज्ञ वज्ञ जो भी होता है ना विथ मंत्रास, तभी करवा सकते थे, ठीक है। और इसमें 9 सखास और 2 एक्सटेंट्स रहते हैं, ठीक है। और गाइस मतलब ये बहुत सारा सारा है, बट इतना ज़्यादा मतलब अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। बाकी जितना मैंने पढ़ा था, तो मैंने तो इतना ही पढ़ा था, मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो इन डीप, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम तो बहुत डीप होता है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ है, इतना सा नहीं है सिर्फ। वेदास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैसेज इन वेदास देखा जाए तो इन्होंने सनातन धर्म का फाउंडेशन इसी से हुआ है, वेदास से। और अथर्ववेद डिटेल्ड ऑन डिजीजेस, यही मैं बोल रही थी, अथर्ववेद जो है ना वो डिसीजेस के लिए मतलब माना जाता है, और मतलब उनके बहुत सारे डिसीजेस के लिए डिटेल दी गई है। और इसके बाद ये सब जितने भी हैं, कॉमर्स, स्टेटक्राफ्ट, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल साइंस, ये सब अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रोवाइड अ यूनिफाइड विजन ऑफ व्हाट वी नीड टू अचीव, जो हमारे वेदास हैं वो हमें एक यूनिफाइड विजन देते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा पर्पस क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे रखना है, यूनिटी कैसे रखना है, और ऑल आर सेम। ये जो लाइन है ना, ऑल आर सेम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि सब सेम है यार, सब सेम है, ठीक है। इसके बाद फॉर डिवीज़न ऑफ ईच वेदास, हर वेद का 4 डिवीज़न है, सब कंपोनेंट्स हैं। तो वेदास के 2 डिवीज़न है, मंत्रा एंड ब्राह्मण, और मंत्रा को हम संहिता भी कहते हैं। और फिर ब्राह्मण के 3 डिवीज़न है, ब्राह्मण, आर्यनका और उपनिषद। सो संहिता जो है ये मेन पोर्शन है सारे वेदास का, ठीक है। इसमें बहुत सारे मंत्रास हैं, बहुत सारे मंत्रास हैं। और 25 वुमेन ऋषिज़ ने इसके लिए कंपोज किया था ऋग्वेद के लिए, ठीक है। और सुक्तास एंड मंत्रास जो हैं वो देवतास को इंडिकेट करते हैं। और 4 देवता ऋग्वेद में माने जाते हैं, जो हैं इंद्रा, अग्नि, वरुणा और मित्रा, ठीक है। ऐसे 4 देवतास माने जाते हैं ऋग्वेद में। सो ये संहिता, जैसे ये सारे ही सारे वेदास के इतने पार्ट्स हैं, तो ये ऋग्वेद का इसमें बता दिया। और वेद मतलब सब वेदास के जैसे 2 पार्ट है, मंत्रा और ब्राह्मणा। एंड फिर ब्राह्मणा को देखते हैं, तो ब्राह्मणा जो है ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड करता है उन मंत्रास के लिए, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है सारे मंत्रास को। फिर इसके बाद है डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइप ऑफ याजनास विद ऑल रिचुअलिस्टिक डिटेल्स, बहुत सारी याजनास को भी डिस्क्राइब करता है और उसके रिचुअलिस्टिक डिटेल्स को भी डिस्क्राइब करता है, और बहुत सारी गुरु शिष्य विद्या प्रोवाइड करता है। और इसके बाद ये सब चीज़ें भी दी हुई हैं, ये भी आप थोड़ा तीनों पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है अरण्यकास। सो इसमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट दिया गया है याजना का। इन्होंने ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में ब्रिज बना के रखा हुआ है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं उपसना कांड ऑफ वेद, उपसना कांड हुआ होगा वेद पे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर टू ब्राह्मण्स बट विथ मेजर डिफरेंसेस, ब्राह्मण्स अप्रोच याजना फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव ऑफ रिचुअल टू बी कंडक्टेड, वेयर इज जो ब्राह्मण्स है और ये आरण्यकास है, इनमें क्या डिफरेंस है। ब्राह्मण्स जो है ना वो याजना पे और मतलब रिचुअल पे जो भी कंडक्ट होते हैं उनको बताते हैं कि कैसे कंडक्ट होते हैं, उनके बारे में डिटेल बताते हैं। लेकिन मतलब जो याजना को वो रिचुअल से ही उसके ही पर्सपेक्टिव पे बताते हैं, रिचुअल के पर्सपेक्टिव पे। लेकिन जो अरण्यकास है वो फिलोसफिकल बेस्ड है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे देखता है। मतलब फिलोसफिकल में तो आ जाता है कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्या सही क्या गलत, हर चीज़ फिलोसफिकल में आ जाती है, उस एस्पेक्ट से देखता है वो उस रिचुअल को, ठीक है। इसके बाद है अरण्या का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है वाई वी ईट ब्रीथ एटसेट्रा, ओके। फिर उपनिषद देखा जाए तो मीन्स सिटिंग नियर अ गुरु एंड रिसीविंग हिज विजडम थ्रू अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। गुरु के पास बैठ के हम उनसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से विजडम को गेन करें, ठीक है, वो होता है अपना उपनिषद। फिर उपनिषद जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है जीव, जगत और ईश्वर के बारे में, जीव, जगत और ईश्वर में क्या डिफरेंस है। तो 108 उपनिषद है, ठीक है। 4 वेदास में 108 उपनिषद हैं आई थिंक। उसके बाद ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, और यजुर्वेद में 19 शुक्ला में है। और कृष्ण, वो जो मेन पार्ट जो शुक्ला और कृष्ण जो बांटे गए थे ना, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वाइट था, पता नहीं, रुकना 1 मिनट देखते हैं, ब्लैक वाइट था आई थिंक, हाँ ब्लैक वाइट, वही जो पहले सबसे पहले आया था और फिर उसके बाद आया था कम लेटर और फिर मोर एंशियंट था। सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। सामवेद में 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेद में 31 उपनिषद हैं। इसके बाद अगर हम IKS में देखें, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सो साइंस एंड मैथमेटिक्स में
देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स थे, एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स थे, बहुत पुराने एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स थे। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, इन सब में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। लाइक हम लोग आर्यभट्ट को जानते हैं, उन्होंने ज़ीरो की खोज की है, पाई, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ, ठीक है। सो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने तो उसमें भी एस्ट्रोनॉमी भी आई थिंक उन्होंने क्या आर्यभट्ट या उनकी सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, बहुत कुछ किया है। तो ये एक एस्पेक्ट है साइंस एंड मैथमेटिक्स में जो कि हमारा एंशियंट एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी खोज की गई है, ठीक है। ये जो सुश्रुत हैं एंड चाराक, और इन्होंने भी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया है। सुश्रुत भी आप जानते हो कि सर्जरी के लिए कुछ थे, आई थिंक मैंने एक बार संस्कृत में चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था। फिर आर्ट एंड लिटरेचर में देखा जाए तो क्लासिकल म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर, ये सब हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारा चीज़ें हैं। मतलब इंडिया के पास बहुत रिच ट्रेडिशन है, इन सब की स्टडीज़ होती है, इन सब में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ना ऐसा कर सकते हो जैसे इसमें क्लासिकल म्यूजिक, डांस, लिटरेचर लिखा हुआ है, भरतनाट्यम, कथक, इन सब डांस के बारे में पढ़ सकते हो आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छी चीज़ है अपने पूरे इंडिया के बारे में जानना, कैसे कैसे क्लासिकल डांस होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखे जाए तो एंशियंट इंडियन की जो प्रैक्टिस थी एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, आर्किटेक्चर में, वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस थी, सस्टेनेबल थी। मतलब पहले भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था, हमारे जो भी हम लोग काम करते हैं, मतलब खेतों में जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं है, वो एडवांस होती गई, एडवांस होती गई, एडवांस होती गई, ऐसा हुआ है, ठीक है। पर पहले भी अच्छा ही था। और कल्चरल आइडेंटिटी और ये सब ऐसा होता है ना कि वो एक बेस बनाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ अच्छा और एडवांस चीज़ आती है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। इरिगेशन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे आते रहते हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए मतलब उस चीज़ को इन्हांस करते हैं। फिर है कल्चरल आइडेंटिटी, तो कल्चरल आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी, ये सबको इंडिया का एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, बहुत अलग अलग तरीके की कल्चर्स, मतलब पूरा एक कल्चरल हेरिटेज है। इसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस देखें तो सस्टेनेबिलिटी तो आप जानते हो कि हम अपने इन्वायरमेंट चैलेंजेस को इस तरह करें कि हमारे फ्यूचर में भी मतलब लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकें, सस्टेनेबल तरीके से हम उस चीज़ को यूज़ करें, वही पानी बचाओ वाली चीज़, ठीक है। फिर हॉलिस्टिक हेल्थ, तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है आयुर्वेद एंड योगा, इनमें बहुत सारी हेल्थ और वेलनेस के बारे में लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे माइंड को बैलेंस कर सके, बॉडी को, स्पिरिट को, इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सके, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, सबको अच्छा कर सके। इसके बाद हम देखें फिलोसफिकल इंसाइट, तो फिलोसफिकल इंसाइट में भी बहुत सारी ऐसी हेल्प दी हुई है, मतलब ऐसे एंशियंट टेक्स्ट हैं कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिलेमास हैं, इश्यूज़ हैं, जो भी हमको प्रॉब्लम्स डिलेमास आती हैं, उन सब का सॉल्यूशन मिल जाता है उन सारी चीज़ों में। पुरानी चीज़ें जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद देखो ये जो पूरा था, ये आप अगर क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चन आएगा मतलब लाइक, हाँ, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो आप ये पूरा लिख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। ओके, सो इतना ज़्यादा नहीं, बट आप इतना मतलब लाइक पूरा मतलब इतना ज़्यादा मेन नहीं, वैसे तो पूछ सकता है, अगर फिलॉसफी का पूछेगा तो आपको इसके बारे में तो लिखना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछते हैं तब जाके आपको वैशेषिक का न्याय ऐसे लिखना पड़ेगा, बाकी अगर ऐसे शॉर्ट में पढ़ता है तो आप सबको शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको जानना चाहिए सारी चीज़ें। फिर है नीड टू रिविजिट आवर एंशियंट नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड कल्चर। सो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम एंशियंट नॉलेज को जानें, ट्रेडिशंस को जानें, कल्चर को जानें, हमें क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहली चीज़ है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अगर हम एंशियंट नॉलेज को जानेंगे तो हमारी एंशियंट नॉलेज, हमारी रूट्स हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी उस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि पहले कैसा होता था और वो उस चीज़ का आज क्या महत्व है, सब कुछ पता चलेगा। जैसे अगर हम क्लासिकल डांस देखें, लाइक भरतनाट्यम और कथक, ये सिर्फ आर्ट को ही नहीं ज़िंदा रखता, बट ये एक चीज़ को ज़िंदा रखता है कि वो अपने पूरे पीपल्स को कनेक्ट करता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री से, पूरी कल्चरल हिस्ट्री से, जो चीज़ हो चुकी है, मतलब पहले से चलती हुई आई है डांस वांस, वो जो मेन चीज़ है ये पुराने एंशियंट प्रैक्टिसेस को कनेक्ट करती है। इससे हम ये जानते हैं कि ये हमारी रूट है, हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी, वो आज भी अलाइव रहें। हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को भी ये रखना चाहिए, उन्हें भी ये सब पता रहना चाहिए। फिर है सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग तो आप लोग वैसे भी जानते हो कि एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस भी बता रही थी इस चीज़ के लिए कि मतलब अच्छे से रखना चाहिए कि हमको बाद में ये ना हो कि पानी ही ना रहे, या फिर बहुत सारी चीज़ें, कि पूरा सस्टेनेबल रखना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन को भी हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमको ये ऑर्गेनिक फार्मिंग देखना चाहिए, स्टेप वेल्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि अगर फ्यूचर में भी फ्यूचर जनरेशन जो उनको भी प्रॉब्लम ना ही हो। फिर है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। अब हेल्थ के बारे में तो आप ही जानते हो कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में कितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आयुर्वेद, योग, हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना, फिजिकल और मेंटल, स्पिरिचुअल, इन सब चीज़ों में, सारे एस्पेक्ट्स में बहुत सारा मतलब
बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी योगा से हम लोगों को बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन करेंगे तो हमें हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, मतलब हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, हमारा अटेंशन अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें फिलोसफिकल एंड एथिकल इंसाइट्स, तो मतलब जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की कि हम मॉडर्न डेज डिलेमास को कैसे सॉल्व करें। डिलेमास यानी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, दुविधा कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करें, ये फिलोसफिकल एंड एथिकल इंसाइट्स के एस्पेक्ट्स में एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में लिखा गया है, सब कुछ बताया गया है। धर्मा बताया गया कि हमारा धर्म क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, अहिंसा बताया गया, और भगवद गीता में भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई। इसके बाद इनोवेशन एंड एडप्शन। सो एडप्शन और इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि जो चीज़ हो, मतलब हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। एडप्शन यानी उसी चीज़ को एडेप्ट कर लेना, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम कभी भी स्टैटिक नहीं रहा, ये नहीं कि रुक गया, इतना ही है, इतना ही इंडियन नॉलेज सिस्टम है। इंडियन नॉलेज सिस्टम चलता जा रहा है, वो स्टैटिक नहीं है। अभी भी जो चीज़ होती जा रही है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में कुछ बहुत सारे अच्छे इंडियन टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इन फ्यूचर, वो कभी रुकता नहीं है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। न्यू आइडियाज़ और सॉल्यूशन को रिविजिट करते जाएंगे लोग। सारी प्रॉब्लम, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, नई प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके लिए नए सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखें तो Indian knowledge system into modern education can provide a more holistic and inclusive curriculum. मॉडर्न एंड ट्रेडिशन नॉलेज सिस्टम, योगा एंड मेडिटेशन। हाँ, तो जो अभी एजुकेशनल रिफॉर्म्स में देखा जाए तो कि बहुत सारी ऐसी इंडियन नॉलेज सिस्टम की मतलब एंशियंट चीज़ें थी जो कि मॉडर्न एजुकेशन में लाई गई। बहुत सारी चीज़ें थी, उसके करिकुलम से सीखा गया कि उसमें कैसे कैसे करिकुलम थे। ये यूँ ही नहीं, हमें वैदिक एजुकेशन, जैनिज्म एजुकेशन, ये सब पढ़ाया जाता है, हमें उस चीज़ में से कुछ ना कुछ सीख मिली है। दैट्स वाई वो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है कि हम और अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखा जाता है, ठीक है। और वैसे भी योगा और मेडिटेशन आज तक तो जैसे पुराना है, ये एंशियंट इंडियन मतलब टेक्स्ट में योगा ये सब लिखा हुआ था, मेडिटेशन ये सब पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन आज भी हमारे स्कूल्स में लाइक इंटरनेशनल योगा डे वगैरह होता है, तो उसमें बच्चों को योगा कराए जाते हैं। वो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए रहता है, और ये स्कूल्स में अभी भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, ठीक है। सो गाइज, ये कंप्लीट है। सो आई थिंक इतना ही आना चाहिए। अब आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आप लोग को ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, बट इतना काफ़ी है। और ना इस चीज़ को आप, ये जो संख्या, योगा, वैशेषिका, ये सब चीज़ें थी ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेकंड सेम में भी यही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आप लोगों ने ऐसा वैसा पढ़ा कि बाद में आपको प्रॉब्लम जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ कि मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ा ही नहीं था ये सारी चीज़ें, मतलब ऊपर ऊपर से ले लिया था नॉलेज, फिर अगली बार तो ये पूरा ही आ गया। दैट्स वाई मुझे अच्छे से नहीं पता था, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि संख्या, योगा, वैशेषिका, जो भी हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय ITPians।